मेरे साथ विधायक शेख खुर्शीद हैं और आप जानते हैं कि आज जम्मू कश्मीर असेंबली का पहला बजट सत्र था और माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के अभिभाषण से ये सत्र जो है उसकी शुरुआत हुई। लेकिन जब एलजी साहब एड्रेस कर रहे थे उसी समय खुर्शीद साहब ने जो है कुछ बात रखी और उसको लेकर जो है इन्हें वॉकआउट जो है वो किया गया। और क्या कुछ उस समय इन्होंने हंगामा किया, इनसे ही जानेंगे। खुर्शीद साहब क्या कहना चाहते हैं इस वॉकआउट को लेकर, क्योंकि असेंबली चल रही थी, एलजी साहब एड्रेस कर रहे थे, उसी में आपने हंगामा किया, ऐसा क्या कारण था? देखिए, जो हमने अपना विरोध जो है अपना प्रोटेस्ट वहाँ दर्ज किया, क्योंकि इस वक्त हम एक यूटी हैं। तो जो कुछ इश्यूज हैं, चाहे हमारे सियासी इश्यूज हैं 370 35A को लेके या स्टेटहुड को लेके, और साथ ही साथ जो पिछले एक महीने के दौरान आपने देखा होगा कि 2 नौजवानों की मौत हुई यहाँ पे, जिसमें मखनदीन जो बिलावर के रहने वाले थे और बारामुल्ला के जो वसीम, उनकी डेथ हुई और उस पर जो है कोई इन्वेस्टिगेशन, कोई कार्रवाई नहीं की गई। और हमने जो है आज डिमांड की कि उसमें जो है बाज़ाब्ता एफआईआर हो और एफआईआर की कॉपीज जो है वो फैमिली को दी जाए, और साथ ही साथ जो है इसमें एक जुडिशल प्रोब हो कि किन हालात और किन वजूहात की बिना पर जो मखनदीन ने खुदकशी की और वसीम की मौत जो हुई, जो वसीम को गोली मारकर हलाक किया गया, उसमें क्या वजूहात थे। अगर कह रहे हैं कि वो एब्सकॉन्ड हुआ, उस वक्त 20 या 25 किलोमीटर दूर तक वो भागा, तो आप सीसीटीवी फुटेज जो है वो आप राइज कीजिए, आप फैमिली को कॉन्फिडेंस में लीजिए। आप ऐसा ना कीजिए कि आप वहाँ किसी को जाने नहीं देते हैं, आप उसकी फैमिली को बात नहीं करने देते हैं। अगर हम वहाँ जाते हैं, हमें रोका जाता है, उसके बाद अगर हम मीडिया के साथ बात करते हैं तो हमारी जो बात है, हमारी जो फुटेज है, उनको डिलीट करवाया जाता है। तो इस सिलसिले में जो है हमने अपना प्रोटेस्ट आज दर्ज किया और हमने एलजी साहब को कहा कि वो जो है इस सिलसिले में जो है जुडिशल प्रोब करवाएं, और साथ ही साथ जो हमारे साथ वादा किया गया है स्टेटहुड को लेके, स्टेटहुड रेस्टोर किया जाए और 370 और 35A भी बहाल किया जाए। स्टेटहुड की बात करें तो स्टेटहुड को लेकर देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं कि हम स्टेटहुड देंगे, और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने भी कहा है कि स्टेटहुड देंगे। तो क्या लग रहा है कि स्टेटहुड की बात तो कह रहे हो? जी, हम भी चाहते हैं और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है स्टेटहुड दिया जाए, और तब तक जो नुकसान जो लोगों को उठाना पड़ता है, जो इस वक्त एक ब्यूरोक्रेटिक सेटअप बना हुआ है, एक ब्यूरोक्रेटिक राज बना हुआ है, और यहाँ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की एक चुने हुए सीएम साहब की बहुत बहुत मतलब ऑलमोस्ट 96 के बाद पहली दफा आज एक फुल मेजॉरिटी दी थी किसी पार्टी को यहाँ पे लोगों ने, तो उस चीज का एहतराम नहीं हो रहा है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है स्टेटहुड रेस्टोर किया जाए और लोगों की जो मुश्किलात है उनका अजाला हो। अभी जिस तरह से आज बजट सत्र का पहला दिन था, माननीय उपराज्यपाल ने भी एड्रेस किया और उसके बाद बजट सत्र शुरू हुआ, क्या लग रहा है कि क्या रिफॉर्म्स चाहते हैं, क्या चेंजेस चाहते हैं जम्मू कश्मीर में? देखिए, सबसे पहले जो हमें हमारी जो पॉलिटिकल डिसएम्पावरमेंट है, जो जम्मू कश्मीर को जो यूटी का दर्जा दिया गया, हम चाहते हैं कि स्टेटहुड का दर्जा वापस मिले। हम चाहते हैं कि 370 और 35A जो हमारा स्पेशल स्टेटस था वो हमें मिले, और साथ ही साथ हम चाहते हैं कि जो डेवलपमेंटल इश्यूज जो है लोगों के, वो भी जो है उन पे भी बात हो, और उन पे जो है लोगों को जो है लोगों के मुश्किलात का अजाला हो, जिसमें फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री राशन, या जो जॉब्स और एम्प्लॉयमेंट के हवाले से जो लोगों के साथ वादे किए गए हैं, हम चाहते हैं कि उस पे जो है जल्द अज जल्द जो है लोगों के लिए जो है लोगों के मुश्किलात का अजाला हो। 370 35A की बात कर रहे हैं आप। देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि 370 जो है अब दुनिया की कोई भी ताकत उसे वापस नहीं ला सकती। तो क्या लग रहा है कि अभी भी आपको लग रहा है कि 370 वापस आ सकता है? दिया भी देश के प्रधानमंत्री और देश की पार्लियामेंट ने ही था, तो ऐसा नहीं है। मतलब अब एक पार्टी की अलग विचारधारा होती है, दूसरी पार्टी की अलग विचारधारा होती है। इस वक्त जो रूलिंग पार्टी है उनकी विचारधारा में है कि हम 370 और 35A को हटाएंगे। हालांकि उनका जो यहाँ लोकल कैडर है, जो उनकी जो लोकल जम्मू कश्मीर की लीडरशिप है, वो खुद भी तंग आ चुके हैं इस सिस्टम से, जो इस वक्त मौजूदा जो गवर्नेंस का जो मॉडल है। तो उनकी विचारधारा वो अपने पार्टी के जो मैनिफेस्टो में जो है वो बाउंड है। तो लेकिन हमारा एक जमहूरी हक है, हमारा एक डेमोक्रेटिक राइट है, हम इस चीज को जो है उजागर कर सकते हैं, हम इस मसले को उठा सकते हैं। किस तरह से लेंगे 370 वापस आप? लेंगे, क्यों नहीं लेंगे। अब हमने रेजोल्यूशन लाई है, हम चाहते हैं कि उस रेजोल्यूशन पे जो है उस पर डिबेट हो, उस पर बहस हो, और उस रेजोल्यूशन को जो है उसको पास करके जो है हम सेंटर को भेजेंगे और उस पर आगे बात होगी। अभी जिस तरह से बात की जाए, जम्मू कश्मीर का हर एक नागरिक चाहता है कि स्टेटहुड, आप भी स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं, लेकिन
जम्मू के ज्यादातर लोग ये नहीं चाहते कि 370 जो है वापस आए। नहीं, ये आपकी एनालिसिस है। आप किसी भी आम व्यक्ति से पूछिए, उनकी ये है। क्यों वो अपने लैंड का प्रोटेक्शन नहीं चाहते हैं, वो अपने जॉब्स की प्रोटेक्शन लोग ये भी कह रहे हैं कि 371 की स्पेशल स्टेटस जो है एज ए 371 आर्टिकल के तहत। नहीं, अभी देखिए, इस सिलसिले में पहले लोगों को गुमराह किया गया कि 370 और 35A की वजह से जो है यहाँ हालात खराब थे, यहाँ पे अमन नहीं था। इस वक्त कौन सा अमन है? इस वक्त आप देख लीजिए, जिन अमन ही है, लाल चौक पर हर जगह तिरंगे लहराए जा रहे हैं। अगर अमन होता, आतंकवादी घटनाएं जो है कम हो चुकी हैं। देखिए, ये एक फोर्सड अमन है, इस वक्त फोर्सड पीस है, ऑर्गेनिक पीस नहीं है। ये खुद ब खुद जो है, खुद एक होता है, खुद ब खुद अमन आए यहाँ पे, लोगों के जो माइंडसेट बदले। तो लेकिन जो इस वक्त अमन है, ये ताकत के बलबूते पे। अगर ताकत के बलबूते जो लोग कश्मीर में तिरंगा उठा रहे हैं, वो फोर्सफुली उठा रहे हैं। अगर अमन होता तो मखनदीन को मजबूर नहीं किया जाता कि वो कस्टडी से बाहर आके खुदकुशी करते। अगर अमन होता तो वसीम की हलाकत नहीं होती, वो ट्रक चला रहा था बेचारा। अगर अमन होता तो इस वक्त हमारी वादी के 3 नौजवान दिवसर के जो है वो मिसिंग है पिछले 3 हफ्ते से। अगर अमन होता, अमन में ऐसा नहीं होता। अगर ये चीज किसी अमन वाली स्टेट में होती, अगर ये चीज दिल्ली में होती, अगर ये चीज महाराष्ट्र में होती, यूपी में होती, तो पूरा बवाल वहां खड़ा होता। तो यहाँ पे किसी को बात करने नहीं देते हैं और इसी चीज को जो है अमन का नाम दिया जाता है। जितने भी आपने ये मामले सुनाए, आपको क्या लग रहा है कि काम जो उन फैमिली को जस्टिस नहीं मिल पा रहा है? कहाँ मिल पा रहा है? अगर उनको जस्टिस मिलता तो वो वहां लोगों को जाने देते। वहां मेन स्ट्रीम लीडरों को जाने नहीं देते हैं। चाहे सोपोर की बात आप करें, चाहे यहाँ बिलावर की बात आप करें, सीएम उमर अब्दुल्ला, फैमिलीज को, सीएम उमर अब्दुल्ला इस पर क्या कह रहे हैं? क्या आपको लग नहीं रहा कि वो वही तो अफसोस तो वही है उनका? ये जवाब होगा कि लो जी, होम मेरे अंडर नहीं है, लेकिन बात तो वो कर सकते हैं, हाईलाइट तो कर सकते हैं। बात नहीं कर रहे हैं ना। अब एलजी साहब को अलग अलग वो कमरे में जाके मिल रहे हैं, होम मिनिस्टर साहब को अलग जाके मिल रहे हैं, वो वहां भीख मांग रहे हैं। 2-4 डिपार्टमेंटों का उनके पास कंट्रोल आए, स्टेटहुड को लेके वहां भीख मांग रहे हैं, अपने प्रोटोकॉल और प्रिविलेज के लिए भीख मांग रहे हैं। जबकि उसको चाहिए था कि वहां से होम मिनिस्टर के साथ जब उसने मीटिंग की, जब उसने एलजी साहब के साथ मीटिंग की, उसको चाहिए था कि वो बाकायदा बाहर आके एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करवाते कि मैंने यहाँ मखनदीन की, वसीम की बात की, मैंने उस पिछड़े हुए माँ बाप की बात की, उस बेवा की बात की जिसका सुहाग छीना गया। ऐसा नहीं हो रहा है। वो वहां से बाहर आते हैं, कोई इल्म ही नहीं है, ना आपको इल्म है ना हमें इल्म है कि वहां क्या बात होती है। तो हम चाहते हैं कि अगर सीएम साहब के पास पावर्स नहीं है, अगर हम यूटी है, अगर उनके हद इख्तियार में कोई चीज है नहीं, अगर एम्प्लॉइज को यहाँ टर्मिनेट किया जाता है। इससे पहले उनकी उंगलियां थकती नहीं थी ट्विटर पे, आए रोज वो सुबह शाम जो है ट्वीट्स करते रहते थे कि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में रखा है कि जिन एम्प्लॉइज को टर्मिनेट किया गया उनको हम दोबारा बहाल करेंगे। जबकि उल्टा हो रहा है, इस वक्त दोबारा से जो है एम्प्लॉइज को टर्मिनेट किया जा रहा है। उनको चाहिए था कि कम से कम उमर साहब अपने मैनिफेस्टो के हिसाब से डिविएट हुए हैं, यू टर्न लिया उन्होंने। उनको मालूम है कि उनकी जो है ये आखिरी इनिंग चल रही है इस वक्त, शायद उनको यही लग रहा है। हालांकि उनको चाहिए था कि वो सामने आते, उनके पास एक मेजॉरिटी, एक मैंडेट है इस वक्त। उनको चाहिए कि वो जिस चीज के लिए उन्होंने वोट दिया, उन्होंने नेगोशिएशन के लिए वोट नहीं दिया। उन्होंने लोगों को ये नहीं कहा कि मैं मरकज के साथ जाके नेगोशिएट करूंगा, फिर स्टेटहुड की भीख मांग के आपको दे दूंगा। नहीं, उन्होंने कहा मैं 370 और 35A के लिए मैं लड़ूंगा। मैं एक वाहिद पार्टी हूं जो नॉन बीजेपी पार्टी है, जो बीजेपी आपको लड़ाई दिखी? कहां दिखी? अब तो उनको तो बार्गेनिंग करनी नहीं आती है, लड़ाई तो दूर की बात, उनको तो मांगना भी नहीं आता है। उनको डिमांड के जरिए भी मांगना नहीं आता है। उनको कुछ नहीं मिल रहा है। वो शाल पे शाल डाले जा रहे हैं, वो वहां बुकीज पे बुकी दिए जा रहे हैं, लेकिन बदले में क्या मिल रहा है? कुछ नहीं, जीरो। दिल्ली में भी बड़े नेताओं से मुलाकात हुई, गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी जी, तो मिला क्या? आप बताइए। हम वेलकम करेंगे जिस दिन स्टेटहुड मिलेगा, हम वेलकम करेंगे जिस दिन स्पेशल स्टेटस मिलेगा। जो क्या लग रहा है इन मुलाकातों से मिल जाएगा? कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। उनको जो है जिस चीज के लिए उनको लोगों ने मैंडेट दिया है ना, उसी तरह से, उसी तरीके से उनको जो है अपना हक वापस वहां से लेना है। अभी 370 के बाद हम बात करें, जम्मू कश्मीर में बहुत सारे बदलाव हुए हैं। क्या लग रहा है कि कश्मीर की अगर हम बात करें तो कश्मीर में युवा जो हैं वो खुश हैं? युवा कैसे खुश होगा? आप देख लीजिए कि बेरोजगारी में इस वक्त पहले नंबर पे हैं हम, पूरे जम्मू कश्मीर, ये पूरे इंडिया में। आप बताइए, शायद आपके हाथ में भी माइक नहीं होता, आप भी किसी ऑफिस में काम कर रहे होते, आप युवा मुझे बताइए ना। हाँ, मुझे ये बताएं, अगर आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी है, अगर आप कह रहे हैं बेरोजगारी है, तो क्या जो
जो टूरिस्ट वहां पर जा रहा है, जो वहां पर लोग जो शिकारा चलाते हैं, मैं वो उसी खुशियां मना रहे हैं। मैं उसी चीज पे आ रहा हूँ। अगर युवा खुश होता तो यहाँ पे जो है जॉब्स में स्कैम नहीं होते। आप देख लीजिए, घोटालों पे घोटाले हो रहे, एसआई लिस्ट घोटाला, बैंक लिस्ट घोटाला, दूसरा लिस्ट घोटाला, हर लिस्ट में जो भी यहाँ एसएसआरबी की रिक्रूटमेंट हुई उनमें घोटाले ही घोटाले। अब आप टूरिज्म के ऊपर आ रहे हैं, तो टूरिज्म में किसी हद तक जो है वहां पे जो है हमने फ्लो देखा, विकास हुआ। हाँ विकास हुआ, लेकिन आप ये देख लीजिए कि जब तक अमन ना हो तब वहाँ तक पे मैंने भी लोगों से टूरिस्ट कहाँ बातचीत आएगा? की है खुरिश हाँ। साहब, मैंने वहाँ पे लोगों से बातचीत की है जो वहाँ पर शिकारा चलाते हैं या डल लेक के पास जो भी रोजगार कमाते हैं, वो तो खुश थे। वो कह रहे थे हम तो 1-2 हज़ार रुपये दिहाड़ी जो है हम कमा रहे हैं, हम खुश हैं इस यूनियन टेरिटरी में। वहां से बाहर आप किसी पहाड़ी इलाके में गए, आप किसी मतलब आपने श्रीनगर में किसी से पूछा, तो आप उन लोगों को भी पूछे ना जो ट्राइबल हैं, जो गुज्जर कम्युनिटी के लोग हैं, जिनके घर उजाड़े गए, जिनको अपनी डोकों से, अपनी जमीनों से जिनको महरूम किया गया, और ये कहा गया कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में जो है आपको जो है बेनिफिट मिलेगा, आप नए घर बना सकते हैं, आपको कम्युनिटी राइट्स दिए जाएंगे, आप पार्क्स बना सकते हैं, आप ग्रेवयार्ड्स बना सकते हैं, आप मंदिर और मस्जिद के लिए आपके लिए जमीन वक्फ हो सकती है। लेकिन उल्टा ये हुआ कि जो 100-200 साल पुराने उन्होंने मकान बनाए थे, अब अगर पीएमएवाई के लिए उन्होंने अपने मकान डिसमेंटल किए तो उनको आप बनाने नहीं देते हैं। आप वहां जाइए, आप रूरल एरियाज में जाके देख लीजिए, वहां सर्वे ये जो मसले हैं, इन मसलों को लेकर कश्मीर के लोगों ने या फिर जम्मू कश्मीर के लोगों ने जिन्हें जिताया, जिन्हें सीएम का पद दिया, हाँ। तो ये तो प्रायोरिटी उनकी बनती है ना कि अगर जिनके साथ भी अगर गलत हो रहा है तो उनको आवाज उठानी चाहिए। हाँ, वही तो हम भी पूछ रहे हैं ना, हम दोनों को जो है, हम दोनों को जवाबदेह बना रहे हैं, चाहे एलजी साहब हो, चीफ मिनिस्टर साहब हो। हम ऐसा नहीं है कि हम जो एलजी साहब के हद इख्तियार में चीज है जो सीएम साहब के इख्तियार में नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम उस चीज को लेके सीएम साहब को पूछ रहे हैं। हम कहते हैं दोनों जिम्मेदार हैं। अब ये डिवल गवर्नेंस नहीं है, ये डिवल फिक्सिंग है इनकी। अब दोनों जो है इस वक्त जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। एक आवाज और उठी थी कश्मीर से भी कि शराब पर प्रतिबंध लगना चाहिए। उसके बाद जो है सीएम उमर अब्दुल्ला की एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होती है, वो कह रहे हैं कि हमारी मैनिफेस्टो में ये बात ही नहीं। एग्जैक्टली यही आप देख लीजिए ना कि सरकार जो है, उमर साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त कंफ्यूज्ड है। एक उनका मेंबर आता है प्राइवेट मेंबर बिल लेके, दूसरा मेंबर शाम को आता है कहता है नहीं हम एक टूरिस्ट स्टेट है, यहाँ शराब होनी चाहिए, जबकि ऐसा है नहीं। यहाँ टूरिस्ट जो जम्मू कश्मीर आते हैं वो खूबसूरती यहाँ एक्सप्लोर करने के लिए आते हैं, वो यहाँ शराब पीने के लिए नहीं आते हैं। और वैसे भी जो मतलब अगर जिस स्टेट में भी अगर अल्कोहल बैन नहीं है, वहां पे भी ऐसा नहीं है कि आप ओपन में जाके कोई भी शराब पी सकता है। और तीसरा मेंबर उनका जो है वो शाम को आता है कि नहीं, अब उनके स्पोक्स पर्सन का बयान जो है मिस इंटरप्रेट किया गया, और अगले दिन सीएम साहब आते हैं, वो कहते हैं नहीं ये हमारे मैनिफेस्टो के बारे। ये आप देख लीजिए कि कंफ्यूजन की लेवल क्या है इस वक्त। सरकार की नेशनल कॉन्फ्रेंस की कंफ्यूजन की लेवल इस हद तक है कि छोटी से छोटी चीजों को वो मतलब उन पे भी डिलीवरेंस नहीं है, उन पे भी जो है यूनिटी नहीं है उनकी पार्टी के अंदर। तो वो कैसे नेगोशिएट कर सकते हैं, वो कैसे बार्गेन कर सकते हैं सेंटर के साथ। अभी उनकी पार्टी में उनके मेंबर्स के अंदर जो है अभी कोई यूनिटी दिख नहीं रही है, तो वो सेंटर में बीजेपी जैसी विशाल पार्टी के साथ वहां जाके निगोशिएट करेंगे, कभी ऐसा पॉसिबल नहीं है। अभी जब चुनाव थे, विधानसभा के चुनाव थे, तो तब भी एक बात सामने आई थी। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि क्योंकि आपके भाई पर भी सवाल उठाए गए थे इंजीनियर रशीद पर, उन पर आरोप ये लगे थे कि ये बीजेपी का एजेंट है। वही तो जिस उमर साहब ने उस वक्त कहा कि मेरे सिवा बाकी सारे बीजेपी वाले हैं, इस वक्त वो कह रहे हैं कि नहीं जो मुझे वापस मिलेगा वो मुझे बीजेपी के साथ बार्गेनिंग करके मिलेगा। अगर लोगों को बार्गेनिंग के लिए वोट करना होता तो उनके पास बीजेपी के 1-2 पार्टियां थी वहां पे, या ज्यादा तौर खुद बीजेपी थी। शायद बीजेपी एक हफ्ते के अंदर अंदर यहाँ स्टेटहुड वापस देती। 370 और 35 से तो उनके मैनिफेस्टो में नहीं है, लेकिन मिनिमम जो है स्टेटहुड को एक हफ्ते के अंदर अंदर फुल फ्लेज्ड स्टेटहुड शायद देती। लेकिन उमर साहब को उस वक्त वोट दिया गया कि उन्होंने जो कहा कि मैं वाहिद वो पार्टी हूं जो नॉन बीजेपी है, मैं वाहिद वो पार्टी हूं जो बार्गेनिंग करके नहीं बल्कि एग्रेसिव तरीके से लड़के सेंटर से जो है आपके लिए 370-35 से स्टेटहुड एम्प्लॉइज की टर्मिनेशन के खिलाफ आवाज उठाएगा, यहाँ ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के खिलाफ आवाज उठाएगा। लेकिन आज देख लीजिए कि आज उनका क्या हाल है। आज वो ऐसे चुप करके बैठे हुए हैं कि कोई बात ही नहीं करते हैं। वो मतलब यहाँ पे लोगों की डेथ्स हो रही है, एफआईआर लॉन्च नहीं होते हैं, वो भी इस दौर में जबकि हमें यहाँ कहा जा रहा है कि इस वक्त एफआईआर और डिजिटल एफआईआर की बात कर रहे हैं कि अगर किसी का पर्स भी चोरी होता है तो आप व्हाट्सएप के थ्रू, आप
ईमेल के थ्रू जो है अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। तो यह सवालिया निशान है उस डिजिटल इंडिया के मॉडल के ऊपर भी कि 2 लोगों की जो है मौत होती है और अभी तक कोई एफआईआर कॉपी नहीं फैमिली के पास। तो हमारा भी ये सवाल है उमर साहब को कि जिस चीज के लिए आपको लोगों ने वोट दिया था, आप उन मुद्दों से न सिर्फ भटक रहे हैं बल्कि आप बहुत बुरे तरीके से आप इस मैंडेट को कुचल रहे हैं। तो हमारी गुजारिश रहेगी कि अगर आपके हाथ में कुछ है नहीं, कम से कम आप आवाज उठाइए। जी, इस वक्त मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, आखिरी सवाल रहेगा, काफी लंबा समय इंटरव्यू में हो गया है। कश्मीर की अगर हम बात करें, खासकर क्योंकि मैं सिटी में ज्यादातर घुमा हूं, क्या लग रहा है वहां पर चेंजेस आई हैं? क्या लग रहा है आपको? क्योंकि वे वही लाल चौक है जहां पर अभी तिरंगा लहराया जा रहा था, लेकिन 2014 से पहले जो है वहां पर आईएसआई पाकिस्तान के झंडे और उन युवाओं के हाथ में जो है पत्थर होते थे, लेकिन आज झंडे हैं। अगर रियासत में, खासकर अगर वादी में अमन आता है, अगर वहां पे विकास होता है, तो सबसे ज्यादा खुशी हमें होगी क्योंकि हम सताए हुए हैं वायलेंस के, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली मैं आपको कह रहा हूं कि ऐसा नहीं हो रहा है। तो श्रीनगर जाके लाल चौक में घंटा घर के 1-2 एकड़ जमीन जो है वहां पे उसका फर्श लगा के फिर कुछ शिकारा वालों से डिस्कस करके आप जो है अमन का दावा नहीं कर सकते। अमन उस दिन यहाँ आएगा जिस दिन मक्खनदीन और वसीम की डेथ नहीं होगी। अमन उस दिन आएगा जिस दिन शौकत, रियाज और मुख्तार जैसे नौजवान मिस नहीं होंगे, जिस दिन वो गायब नहीं होंगे, जिस दिन ये मामले नहीं होंगे, उस दिन हम कहेंगे कि अमन आएगा। अभी एक और मैं सवाल पूछना चाहूंगा, जम्मू कश्मीर की अलग अलग जो है सियासत है, यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने जिताया, कश्मीर से जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिताया। क्या लग रहा है ये वही दोहराई जा रही है वो चीजें जिस तरह से पीडीपी और बीजेपी का गठबंधन हुआ था, लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं वो चीजें जो जिस तरह से आपने आरोप लगाए उमर अब्दुल्ला पर कि वो जो है सिर्फ शॉल ले रहे हैं, बुके ले रहे हैं और सिर्फ मीटिंग्स कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, वो चीज दोहराई नहीं जा रही है बल्कि उससे बदतर जो है इस वक्त हालात है। कम से कम उस वक्त अगर आपने देखा होगा कि अगर आज पर रेप एंड मर्डर केस हुआ, कम से कम उस वक्त एसआईटी बिठाई गई, उस वक्त पुलिस ने एक अच्छा काम किया, जो गुनहगार थे उन गुनहगारों को जो है उनको सजा हुई और वो जेल पहुंचे। लेकिन इस वक्त जो है इस वक्त एक एफआईआर नहीं हो रही है। इस वक्त आप देख लीजिए कि इस वक्त 3 नौजवान जो है पिछले 3 हफ्ते से गायब है और कोई जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आप देख लीजिए, तो ये स्टेट ऑफ अफेयर्स है इस वक्त। और इस वक्त इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि किसी को पता ही नहीं है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। मतलब ब्यूरोक्रेटिक सेटअप में अब जो है अफसरान भी जो है वो भी जवाबदेह नहीं बन रहे हैं इस वक्त। मुझे लगता है इससे बेहतर था, इससे पहले इलेक्शन से पहले मुझे लगता है वो मॉडल बेहतर था। 7 तारीख को बजट जो है वो पेश करेंगे सीएम अब्दुल्ला। क्या उम्मीद है इस बजट सत्र को लेकर और क्या कुछ और मुद्दे उठाने? नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए पैकेज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जो उन्होंने वादा किया है कि उनके मैनिफेस्टो में जो है कि एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट वो ला रहे हैं और उसमें जो उन्होंने फ्री इलेक्ट्रिसिटी का जो वादा किया है उन्होंने, हम चाहते हैं कि ना सिर्फ बजट से आगे बल्कि जो जिस वक्त से उन्होंने हुकूमत संभाली है उस वक्त से इफेक्ट मिलेगा लोगों को और उनको जो है फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। अब उनके वो बहाने कि इस वक्त हमें मीटर नहीं लगाए हुए हैं, ये तो वो इलेक्शन से पहले भी कह सकते थे। जैसे वो लोगों को फ्लैट में चार्ज करते हैं वैसे ही वो उनके अकाउंट्स में 200 यूनिट का जो कॉस्ट डाल सकते हैं। इसी तरह जो बजट से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी में जो है इसमें रिफॉर्मेशन आएगी। बजट से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि टूरिज्म में, बजट से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो वैकेंसीज हैं उनको फिल किया जाए। बजट से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो एनसी का मैनिफेस्टो है, जो यहाँ कॉन्ट्रैक्चुअल, डेली वेजर एम्प्लॉइज या जो अलग अलग स्कीम्स के थ्रू जो अपॉइंट हुए यहाँ रहबरी जंगलात के थ्रू, रहबरी फॉरेस्ट के थ्रू या जो दूसरे अलग अलग जो सीआईसी ऑपरेटर्स या बाकी जो भी कॉन्ट्रैक्चुअल डेली वेजर एम्प्लॉइज हैं, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बजट में जो है उनकी रेगुलराइजेशन को मद्देनजर रख के जो है उनके लिए जो है रेगुलराइजेशन का प्रोविजन रखा होगा बजट में। और जो इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट है इसको डील करने के लिए जो है कोई ना कोई यूथ के लिए पैकेज होगा, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। थैंक यू। तो देखिए, आज तमाम मुद्दों पर चर्चा भी की, लेकिन बड़ी बात तो ये है कि आज जिस तरह से असेंबली में वॉकआउट इन्हें किया गया, क्योंकि जब माननीय उपराज्यपाल एड्रेस कर रहे थे और उसी दौरान इन्होंने हंगामा किया और उस हंगामे के बाद इन्हें जो है वॉकआउट किया गया असेंबली से, और उसके बाद इन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपने सुना। अब आपको क्या लगता है? खबर देकर अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। देखते रहिए, धन्यवाद।